इंडिया और चाइना लगभग पिछले 2.5 महीने से एक दूसरे के साथ एक कोल्ड वॉर में है। चीन और भारत के बीच बॉर्डर इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं और अब कयास यहाँ तक लगाए जाने लगे हैं कि दोनों देश युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या वाकई में आगे आने वाला समय दोनों देशों के लिए युद्ध के संकेत दे रहा है? बहुत सारे लोगों की तो अजम्पशंस ये भी हैं कि आगे आने वाला समय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दोनों देश इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे और पूरा ये जो विश्व है ये डिवाइड होने वाला है। हमें अक्सर आए दिन सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में ऐसी पोस्ट्स, ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां दोनों देशों की सैन्य शक्तियों को आपस में कंपेयर किया जा रहा हो। दोनों देशों के बीच तुलनात्मक जो ऐसी पोस्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। न्यूज़ चैनल्स भी ऐसी न्यूज़ दिखा करके अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि वी शुड गो ऑन अ वॉर विद चाइना और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया स्टैंड्स नो चांस। इंडिया चाइना के सामने अभी भी बहुत बौना है और इंडिया के पास वो आधुनिक मिसाइल्स नहीं है। सबके अपने अपने अलग अलग रीजंस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ज्योतिष शास्त्र में भी इसका कोई उत्तर है। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं आचार्य देवांग द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है इसका विषय है इंडिया और चाइना के बीच बढ़ता हुआ ये जो टेंशन है, ये जो अग्रेशन है और आगे आने वाले समय में इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना आप सभी के लिए। हमारा जो फेसबुक पेज है, जो पहले प्लैनेट्स एंड यू के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर देव एस्ट्रोलॉजी रख दिया गया है। इसके पीछे बहुत छोटा सा कारण है, बहुत माइनर रीज़न है। बहुत सारे लोगों को प्लैनेट्स एंड यू बोलने में थोड़ी सी असुविधा महसूस हो रही थी। जब लोग मुझे संपर्क करते थे, जब मुझे फ़ोन्स आते थे, तो अक्सर लोग कहते थे कि मैं प्लैनेट से बोल रहा हूँ। तो प्लैनेट से तो हम सभी बोल रहे हैं, लेकिन ये पूरा नाम लोग ठीक से नहीं ले पाते थे और इसीलिए हमने सोचा कि इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए और इसीलिए इसका नाम बदलकर देव एस्ट्रोलॉजी रख दिया गया है। तो लोगों को इसका उच्चारण करने में थोड़ी सुविधा होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो भारत के आगे आने वाले समय में 15 अगस्त के दिन भारत की वर्ष कुंडली बदलने वाली है। किसी व्यक्ति के जीवन में जो महत्व उसके जन्म दिवस का होता है, वही महत्व एक राष्ट्र के जीवन में उसके स्वतंत्रता दिवस का होता है, जब उसका नया वर्ष प्रारंभ होता है। भारत की जो आगे आने वाली वर्ष कुंडली है, उस वर्ष कुंडली में जो लग्न है वो है धनु यानी सैजिटेरियस और वर्षेश यानी ईयर लॉर्ड वो है मरकरी यानी बुध। अच्छी बात यह है कि बुध जब ईयर लॉर्ड होते हैं तो वो देश, उसका सारा जो फोकस है, उसका जो सारा डायरेक्टिव होता है वो साइंस एंड इनोवेशन की ओर होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स की ओर होता है, कम्युनिकेशंस की ओर होता है, स्पेस रिसर्च की ओर होता है। भारत आगे आने वाले इस वर्ष में साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, स्पेस रिसर्च की फील्ड में, ट्रेड एंड कॉमर्स की फील्ड में, कम्युनिकेशंस की फील्ड में नए आयाम हासिल कर सकता है, क्योंकि इस वर्ष के जो वर्षाधिपति हैं वो है बुध। लेकिन बुध बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, अष्टम भाव में है, कर्क राशि में है, सूर्य के साथ अस्त हैं, अपने बल को खो रहे हैं। इसीलिए संभावना ये भी है कि भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं, भारत सरकार के द्वारा जो भी लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट्स हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उसमें भारत को वो परिणाम ना मिले जो परिणाम पहले से प्लान किए गए हों। तो भारत का आगे आने वाला वर्ष इस ओर संकेत कर रहा है। भारत की वर्ष कुंडली में जो लग्न है वो है धनु और लग्न में धनु के अपनी राशि में जो धनु के स्वामी है गुरु, वो केतु के साथ स्थित है, यानी गुरु और केतु का योग बन रहा है। गुरु और केतु का जो योग है ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल योग होता है। व्यक्ति के अंदर ये वैराग्य की भावना को जन्म देता है। अगर एक राष्ट्र के स्तर पर देखें तो गुरु और केतु का ये जो योग है ये सभी भारतवासियों के मन में एक अलग सी फीलिंग को जन्म दे सकता है। यानी अभी तक जो भी लोग बहुत सारी लग्जरीज को, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल को चेज करते थे, तो कहीं ना कहीं वो टेंडेंसी में एक ब्रेक आएगा। लोग अब
अपनी लग्जरीज को चेज़ ना करके अपनी नेसेसिटीज़ को चेज़ करेंगे, पैसों को ज़्यादा सेव करने की मन में लोगों की भावना जन्म ले सकती है। ये सारी संभावनाएं गुरु और केतु के योग से बन सकती है। दूसरी बात, सप्तम भाव में शुक्र और राहु का योग बनता है। सातवां स्थान युद्ध और डिफेंस सेक्टर का स्थान होता है। छठा स्थान आपके शत्रु का स्थान होता है। सातवां स्थान जो कि मिथुन राशि है, उसमें शुक्र और राहु का योग है। मिथुन राशि भारत की जन्म कुंडली में सबसे दुर्बल राशि है, उसके पॉइंट्स सबसे कम हैं। और जब भी शुक्र जो भारत की जन्म कुंडली में लग्नेश है, जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो भारत के लिए ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं लेकर के आता, और कभी कभी कुछ दुष्परिणाम भी भारत के भाग्य में होते हैं जब शुक्र मिथुन राशि में होते हैं, और विशेष रूप से किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में होते हैं। तो अभी इस वर्ष भी मिथुन राशि में शुक्र और राहु का योग है, जो कि ठीक 1962 में भी ऐसा ही योग बना था जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। शुक्र और राहु का योग होने के साथ साथ चौथे स्थान में मंगल हैं, जिनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर। मंगल भी एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है जो युद्ध को जन्म दे सकता है, फिजिकल फाइट को जन्म दे सकता है, फिजिकल लेवल पर युद्ध को क्रिएट कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है। नवमांश में भी मंगल अपनी ही सेम पोजीशन पर है, यानी चौथे स्थान पर मीन राशि में। मंगल का जो स्ट्रेंथ है भारत की वर्ष कुंडली में वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आगे आने वाले समय में जिन लोगों का ये मानना है कि भारत और चाइना के बीच युद्ध होगा, युद्ध हो सकता है, लेकिन इस वर्ष युद्ध होने की संभावना बहुत कम है। यदि युद्ध होगा भी तो उसके लिए अभी 2 वर्ष और लग सकते हैं, यानी 2022 में एक बार फिर से ऐसा योग बन सकता है जब एक्चुअली फिजिकल फ्रंट पर इंडिया और चाइना का युद्ध हो, दोनों देश युद्ध के मैदान में उतरे, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो युद्ध के मैदान में उतरे और आमने सामने दोनों देशों की तरफ से मिसाइल्स और गन फायर्स ये हों, और एक्चुअली जो वॉर जिसे हम कहते हैं वो वॉर हो। बट इस वर्ष ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ टेंशन्स, कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस बने रहेंगे, बट एक्चुअली बैटल ग्राउंड में ये वॉर नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि 7वें स्थान में राहु है शुक्र के साथ। राहु एक बहुत ही इल्यूजनरी प्लैनेट है, बहुत ही एक इमेजिनेटिव प्लैनेट है, आपकी सोच से विपरीत परिणाम देने वाला। आप जिस भी दिशा की ओर अपने अनुमान लगा करके बैठे हों, उस दिशा की ओर परिणाम कभी भी नहीं मिलता। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पर प्ले करता है, गेम चेंजर होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो आए दिन दोनों देशों के बीच सेनाओं को लेकर के कंपैरिजन करते रहते हैं, आपकी इस कंपैरिजन से ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स राहु देता है। क्योंकि आप कंपेयर कहाँ करते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात, राहु रिप्रेजेंट्स टेक्नोलॉजी, राहु रिप्रेजेंट्स नेटवर्किंग। जितना भी ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, www जो हम इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम कहते हैं, ये सारा जो वर्ल्ड वाइड वेब है, दिस ऑल इज राहु, ये सारा राहु है। इसीलिए आगे ये जो आने वाला समय है, ये जो समस्त ये जो युग है, ये युग ही राहु का है। राहु हम सभी के जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज्ड हो चुका है, बहुत डीप रूटेड हो चुका है। जितने भी टेक्नोलॉजी हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे स्मार्टफोन्स हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे कुछ भी हो, जितना भी डिजिटलाइज जो भी चीज़ें हैं वो सब राहु है। जब तक हम डिजिटलाइज्ड नहीं हुए थे तब तक हमारे जीवन में राहु का प्रभाव बहुत कम था। जैसे ही हम डिजिटलाइज्ड होने लगे, राहु का प्रभाव बढ़ता चला गया। पहले जो फ़ोन्स थे वो एनालॉग फ़ोन्स थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, टच स्क्रीन्स नहीं थी, तब तक राहु का प्रभाव कम था। अब स्मार्टफोन्स हो गए हैं, तो स्मार्टफोन्स सिर्फ हमें स्मार्ट करने के लिए नहीं है, स्मार्टफोन्स उन्हें भी स्मार्ट करते हैं जो उस फ़ोन के पीछे बैठे हुए आपकी सारी एक्टिविटीज़, आपकी सारी डेटा, जो आपके सारे जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो चॉइसेस हैं, जो आप समय समय पर अपने स्मार्टफोन में फीड करते रहते हैं, उसे
कोई ना कोई बैठा हुआ एक उस स्मार्टफोन की स्क्रीन के पीछे एक वर्चुअल नेटवर्क है जो उसे मॉनिटर कर रहा है, जो उसे रिकॉर्ड कर रहा है, और आप अपना सारा डेटा, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन अनजाने में ही सही उसे शेयर कर रहे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट करके आपके ही अगेंस्ट कभी भी यूज़ की जा सकती है। ये जो सारा गेम है ये राहु से ही है। जितने भी देश इस गेम में आगे आ चुके हैं वो कभी भी फिजिकल फ्रंट पे वॉर नहीं करेंगे। वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको मोबिलाइज करेंगे, आपको आपस में ही लड़वाएंगे, आपके बीच एक डिवाइड क्रिएट करेंगे जिससे आप इन्फ्लुएंस होकर के खुद ही अपना नुकसान कर लेंगे। उन्हें एक्चुअली फिजिकल फ्रंट पे आकर के वॉर करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही संकेत चाइना की कुंडली में भी मिलते हैं जो कि आगे आने वाले समय में मैं वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जहां राहु है भारत की आगे आने वाली वर्ष कुंडली में, वहां पर फिजिकल फ्रंट पे वॉर होने की संभावनाएं बहुत कम है। बट क्योंकि मार्स का इन्फ्लुएंस है और मार्स चौथे स्थान पर है, मीन राशि में है जो कि एक जल राशि है, फिर भी ये जरूर कहा जा सकता है कि नेवल फ्रंट पर कोई क्लैश हो सकता है, इसकी संभावना है। टेरिटोरियल फ्रंट पर क्लैश होने की संभावना उतनी नहीं है, बट नेवल फ्रंट पे क्लैश होने की संभावना अधिक है, जो कि 15 अगस्त के बाद और सितंबर एंड से पहले इस 1-1.5 महीने के पीरियड में ही पॉसिबल है। मंगल 4th हाउस में है, मीन राशि में है, तो नेवल फ्रंट पे क्लैश भी हो सकता है, और नेवल डेवलपमेंट और नेवल प्रोग्रेस में इंडिया नए हाइट्स, नए मुकाम हासिल कर सकता है, क्योंकि चौथा स्थान बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो नेवी में और नेवी बेसिस जो हैं, जो नेवल बेसिस हैं इंडिया की, वो इस वर्ष नए नेवल बेसिस भी क्रिएट किए जा सकते हैं, और नेवी के सेक्टर में बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि चौथा स्थान मजबूत है। तो स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, इन सब से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो कई वर्षों से भारत में नहीं हुआ है, वो इस वर्ष बहुत हाई पेस में होगा, बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ होगा। और जो डेवलपमेंट आपने पिछले 5 वर्षों में नहीं देखा है, शायद वो इस 1 वर्ष में आपको देखने को मिले। इतने हाई पेस के साथ और इतनी हाई एनर्जी के साथ इस वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस। एक शॉर्ट समय में जितना मैं आपको बता सका उतना मैंने कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आप हमारे फेसबुक पेज देव एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। इंडिया और चाइना के बीच इस टिफ को लेकर के आपके क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे पेज पर जो हमारा व्हाट्सएप बटन है उसके थ्रू आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भेज सकते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हुए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।